Hello students, welcome back. Today we'll continue with the next video. In last lecture we have started with the types of combination reaction. Okay, you remember first was types of reaction, chemical reaction. First was combination reaction, second was decomposition reaction. Today we are going to learn the third type of reaction, that is displacement reaction. Okay, before starting with the displacement reaction, see again this AB plus C. AB is one compound, C is one element. When reaction take place, it gives what? A plus CB. Now you can see here, in this case this was a compound, okay, AB. Now what happened, this C is an element, okay, this have replaced the B, replace the A, sorry, इसने A को हटाकर, ठीक है, C ने A को हटाकर A की जगह ले ली एंड इट बिकम्स व्हाट? CB. और A कहाँ चला गया? A अकेला हो गया. ओके, सो C हैज़ रिप्लेस द A. नाउ दिस रिप्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट. ओके, यहाँ पे C ने A का पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया. डिस्प्लेसमेंट, डिस का मतलब होता है नॉट. ओके, C ने A का पोजीशन चेंज कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. ओके, नाउ A becomes alone here, you can see, and the product which we get, that is A is one element and CB has compound has formed. ओके, तो C ने A की जगह ले ली, तो A को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वाई C हैज़ रिप्लेस द A? बिकॉज C इज मोर पावरफुल, या ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू A. इसके लिए C हैज़ मोर पावर कंपेयर टू A, देयरफॉर C हैज़ रिप्लेस द A. दिस यू विल कम टू नो लेटर इन द चैप्टर्स ऑल्सो, कि हर एक एलिमेंट की रिएक्टिविटी पावर होती है. ठीक है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करने की पावर होती है, जिसे हम लोग साइंटिफिक टर्म में रिएक्टिविटी पावर बोलते हैं. ठीक है, वो एक सीरीज़ है, दैट आई विल गिव यू द टेबल लेटर ऑन, लेटर चैप्टर में. ये चैप्टर में नहीं है, लेटर चैप्टर में आपको पता चलेगा. ओके, फॉर द टाइम बिंग आप याद रखिए कि C हैज़ रिप्लेस द A, बिकॉज C हैज़ मोर पावर देन A. ओके, सो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस. सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखिए डेफिनेशन, when more reactive element removes another element having less reactivity. एक एलिमेंट जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, मतलब रिएक्टिविटी, एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है वो, और वो रिमूव करता है दूसरे एलिमेंट को जिसके पास कम पावर है, लेस रिएक्टिविटी, फ्रॉम इट्स कंपाउंड. दिस रिएक्शन आर कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और डेफिनेशन है. सी द डेफिनेशन विच आई एम गिविंग यू, ओके, यू कैन राइट दैट ऑल्सो इन द एग्जामिनेशन, और यू कैन रिफर द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑल्सो. टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन भी मैं आपको बता दूं. द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन्स ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन्स इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आप रिफर कर सकते हैं ये डेफिनेशन, पेज नंबर 38 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ये डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है. ठीक है, यहाँ पे भी इसका भी मीनिंग सेम है. आयन्स का मतलब होता है चार्ज कैरियर. द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिविटी, जिसके पास, जो आयन के पास पावर कम है, इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिविटी. तो उसको कौन रिप्लेस करेगा? दूसरा आयन जिसके पास पावर ज्यादा है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन, देन इट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, राइट. Okay, now we'll move further. Let us take then example. We'll understand with the example. This is a beaker. I have taken a solution of copper sulfate. Okay, taken an iron nail which is placed in this solution. Okay, and we'll wait for some times, and after that we'll see the color of solution. Initially it was blue. Now it has changed its color, that is green. That means the reaction have taken place in the beaker itself. Okay, and the color has become green. Now let us see this in the form of reaction. अब iron nail का भी आप कलर देख लीजिए. Initially it was silvery. Okay, now it has become a brown. एक brown कलर का लेयर iron nail पे आ गया, मतलब जिसे हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, जंग लग जाते हैं. ठीक है, रस्ट हो जाता है. तो रिएक्शन इसमें भी हुआ है. तो ये जो ब्राउन कलर का पार्ट है, दैट इज नथिंग बट अ कॉपर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन. कॉपर सल्फेट, ओके, CuSO4 व्हेन रिएक्ट विद आयरन. ये आयरन है, दिस इज एन आयरन. ओके, आयरन नेल. इनिशियली यहाँ पे कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का. जब वो रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है?
आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो इससे हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल पता चलता है। ये देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट आपको दिख रहा है CuSO4 प्लस Fe, ठीक है। नाउ दिस Fe हैज़ रिप्लेस द Cu। Fe इज़ एन आयरन एंड Cu इज़ अ कॉपर, ठीक है। दोनों एलिमेंट है, लेकिन ये जो एलिमेंट है Fe ये मोर पावरफुल है देन कॉपर। तो उसने क्या किया कि कॉपर को हटा के कॉपर की जगह ले ली और क्या बन गया FeSO4, ठीक है। और कॉपर कहाँ चला गया, अकेला हो गया कॉपर, इट बिकम्स अलोन, ठीक है। सो दिस इज हाउ द डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वन मोर एग्जांपल, सेम कॉपर सल्फेट इज देयर बट इंस्टेड ऑफ आयरन विल टेक अ जिंक। तो इसमें आपका क्या बनने वाला है, इसमें आपका बनेगा रिएक्शन जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। ऐसे ब्लैंक में भी आ जाता है कभी कभी रिएक्शंस आपको एग्जामिनेशन में कि ये रिएक्शन दिया है CuSO4 प्लस Fe और यहाँ पे ऐसा डैश दे देंगे, तो आपको ये भरना है, यहाँ पे ऐसा डैश हो जाएगा, तो आपको ये फिलअप करना रहता है। ओके, सो यू शुड नो दिस रिएक्शन। सो इज इट बैलेंस बोथ दिस रिएक्शन? सो बोथ आर बैलेंस्ड इक्वेशन, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द another type of reaction. This was displacement reaction. Okay, so at least remember two reactions and one definition of displacement reaction. Now let us go for the another and the last type of reaction. Okay, that is double displacement reaction. Now pay attention in this double displacement reaction. Now you can see here this is one compound. Okay, this is one compound. Now compound के ऊपर साइन आप देख सकते हैं, जैसे A भी एक कंपाउंड है तो जो पहला एलिमेंट है उसके पास हमेशा प्लस साइन होगा और दूसरा जो एलिमेंट है वो माइनस साइन होगा। वैसे CD एक कंपाउंड है तो उसके पास प्लस साइन होगा, दूसरे के पास क्या होगा, माइनस साइन होगा। नाउ व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है देखिए रिएक्शन होने पर। नाउ A रिमेन्स एज इट इज़, ठीक है, प्लस है तो A विल रिमेन एज इट इज़। तो A के पास क्या कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, A के पास आ जाएगा D वाला एलिमेंट, यहाँ पे ये देखिए D वाला एलिमेंट आ गया A के पास। और C के पास कौन सा एलिमेंट आएगा, B आ जाएगा। मीन्स आई मीन टू से प्लस वाले जो एलिमेंट है वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, जो माइनस वाले एलिमेंट है वो शफल करेंगे। तो प्लस वाले एलिमेंट विल रिमेन एज इट इज़, A के पास प्लस साइन है सो इट विल रिमेन एज इट इज़। तो माइनस साइन कौन सा है यहाँ पे ये वाले प्रोडक्ट में, C के पास कि D के पास, D के पास, तो D इधर आ जाएगा। और C और D में C के पास प्लस का साइन है तो B C के पास चला जाएगा। तो ये एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये दूसरी बार डिस्प्लेसमेंट हो, तो यहाँ पे कितनी बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 टाइम्स। इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिकॉज इनिशियली अगर आप देखेंगे कॉपर सल्फेट और आयरन का हम लोग लेते हैं रिएक्शन, जिसमें आयरन सल्फेट बनता है, कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। तो एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, 1 टाइम डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट reactions. Okay, so the reaction where a precipitate is formed by exchange of ions between the reactants are the example of double displacement reaction. या तो इसका आप डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक का, the reaction in which the ions in the reactants are exchanged. यहाँ पे देखो ions exchange ही हो रहे हैं ना, ओके, टू फॉर्म अ प्रिसिपिटेट। मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रिसिपिटेट का मतलब होता है, ये आगे आपको रिएक्शंस में भी मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ, अभी आपको स्लाइड्स पे भी बता दूंगा प्रिसिपिटेट कैसा दिखता है, ठीक है। कुछ सब्सटेंस होता है जो नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ जाते हैं, ठीक है, वो जनरली मिक्स नहीं होते, रिएक्शन के बाद वो प्रिसिपिटेट बन जाता है उनका, ठीक है। तो वो टेस्ट ट्यूब में नीचे जमा हो जाते हैं, तो उसे प्रिसिपिटेट बोलते हैं। आर कॉल एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है डबल आयंस का, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। ओके, विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विल टेक AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखने का तरीका क्या है, एकदम सिंपल है। आपको हमेशा जो भी आपको, अगर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है, ठीक है, और अगर आपको रिएक्शन ऐसा दिया है एग्जाम में, ओके फॉर एग्जांपल, और आपको फिलअप करना है एरो के बाद क्या आने वाला है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्लस साइन
और यहाँ पे एक माइनस एन, पहला एलिमेंट प्लस ही होगा और दूसरा एलिमेंट माइनस होगा, मतलब Ag प्लस है NO3 माइनस है। तो वैसे NaCl में कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा, Na विल प्लस एंड Cl इज माइनस, ठीक है। अब इसका एक्सचेंज करना है आपको, तो एक्सचेंज करने के लिए आपको वो AB प्लस CD वो याद रखना है, ठीक है। तो अब आपको मैंने बताया था कि Ag विल रिमेन एज इट इज, प्लस के पास माइनस आएगा, लेकिन कौन सा माइनस आएगा, दूसरे कंपाउंड का Cl, तो इट बिकम्स AgCl, Ag और Na एज इट इज लिख देंगे, देख रहे हैं हम, क्योंकि प्लस कभी चेंज नहीं होगा, Ag एक तरफ Na। अब Ag के साथ कौन सा, मतलब सिल्वर के साथ कौन सा एलिमेंट आने वाला है, क्लोरीन, दैट इज Cl, और Na के पास कौन सा एलिमेंट आने वाला है, NO3। आर यू गेटिंग, एक्सचेंज हो गया कि नहीं, यस। और बीच में आप प्लस साइन पुट कर लीजिए, तो AgCl, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस हो गया, ठीक है। सो इट बिकम्स सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट। तो इस तरह से सॉल्यूशन बन जाए। अब एक और क्वेश्चन है इसमें कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट। देखिए हर बार आप रिएक्शन करके तो नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन में तो आप प्रैक्टिकली नहीं करने बैठेंगे रिएक्शंस, ओके, थियरी एग्जाम में। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रेसिपिटेट है, ओके। सो द प्रोडक्ट हैविंग लेस रिएक्टिव मेटल विल बी द प्रेसिपिटेट। जो प्रोडक्ट या जो कंपाउंड लेस रिएक्टिविटी है, मतलब जिसका पावर कम है, वही प्रेसिपिटेट बनेगा, ओके। तो यहाँ पे AgCl और NaNO3 में कम लेस पावर कौन सा है, AgCl, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इसके लिए आपको एरो वहाँ पे बताना है। तो आप देख सकते हैं वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, ये रिएक्शन में, ये फोटो में आप देख सकते हैं कि जो वाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट जो बन रहा है, ओके, दैट इज नथिंग बट AgCl। वन मोर एग्जाम्पल विल टेक BaS, बेरियम सल्फेट, सेकेंड जिंक सल्फेट, अगेन प्लस माइनस, हियर ऑल्सो प्लस माइनस। कैन यू डू दिस रिएक्शन, आप अपनी नोटबुक में करिए जरा, इसका रिएक्शंस क्या बनेगा, जैसे अभी बना था सिल्वर का, वैसे इसका ट्राई करिए। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, Ba और Zn को साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो Ba के साथ क्या आ जाएगा, SO4, और Zn के साथ क्या आ जाएगा, S, तो बेरियम सल्फेट प्लस जिंक सल्फाइड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ओके। प्रेसिपिटेट BaSO4 का ही होगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिविटी है, उसका भी कलर वाइट होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर, ओके। सी जनरली आपको दो रिएक्शन कम से कम याद रखने होंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्शन, हर एक जो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी हम लोग ने पढ़ा, केमिकल रिएक्शन जिसमें पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, फिर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। हर एक रिएक्शन में आपको दो दो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो दैट व्हेन इट कम्स टू राइट, you can write the examples, okay, any two example you should know, okay. Next, copper chloride plus Ki, potassium iodide, okay, same thing, can you make it? So Cu के साथ आ जाएगा आपका I, okay। अब यहाँ पे देखिए CuI खाली हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग को वैलेंसी भी कंसीडर करना पड़ेगा। दिस रिएक्शन इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर आपको मैंने पहले ही बताया, आप खाली दो रिएक्शन भी याद रख सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। तो Cu का वैलेंसी होगा 2, I का वैलेंसी होगा 1, तो क्रिस क्रॉस कर लेंगे तो आपका बन जाएगा CuI2, ओके, दैट इज कॉपर क्यूप्रिक आयोडाइड, ओके। नेक्स्ट विल बी व्हाट, KCl, ये भी खाली KCl नहीं होगा, K और Cl आपको लिखना होगा। K का वैलेंसी है, दैट इज पोटेशियम का वैलेंसी 1, Cl का वैलेंसी 1, तो ये बन जाएगा KCl। यहाँ पे भी KCl बन जाएगा, दैट इज नॉट एन इशू, सेम, ओके। लेकिन यहाँ पे क्यूप्रिक आयोडाइड बन रहा है, ओके। CuI खाली नहीं बन रहा है, CuI2 बन रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें भी आप देखेंगे कि जो प्रेसिपिटेट है वो CuI2 है, दैट इज ब्राउन इन कलर, पिक्चर में आप देख सकते हैं क्यूप्रिक आयोडाइड। वैसे तो खाली दो रिएक्शन आपको याद रखना है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग मोर रिएक्शंस ऑल्सो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम क्रोमेट इज एडेड टू द बेरियम सल्फेट।
पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला है K2CrO4 एंड बेरियम सल्फेट का है BaSO4। जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन बनता है, यहाँ पे भी आप देखिए K2 को प्लस ले लो और CrO4 ये पूरा एक एलिमेंट है, ओके। CrO अलग अलग नहीं है तो उसको माइनस ले लीजिए। BaSO4 में Ba को प्लस ले लो और SO4 को माइनस ले लीजिए, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए, K और SO4। K के साथ क्या आने वाला है, SO4, राइट, ये हमें पता ही है। तो KSO4 सीधा नहीं लिखेंगे, K का वैलेंसी आपको निकालना होगा 1, SO4 का वैलेंसी 2। यू शुड रिमेंबर दिस, ओके। क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, K2SO4 प्रोडक्ट बनेगा आपका, ओके। दैट इज नेक्स्ट। Ba के साथ आपको पता है CrO4 आएगा। Ba का वैलेंसी है 2, बेरियम। CrO4 का वैलेंसी 2, कैंसल 1 1, क्रिस क्रॉस, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, BaCrO4। इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका डायरेक्ट बन जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है K2SO4, ठीक है। ये भी देखिए K2SO4 सीधा बन गया और ये BaCrO4, राइट। आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैलेंसी बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने तो आपको एक्स्ट्रा बताया कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बना है। हम लोग तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना K2 है तो SO4 आएगा तो लिख लीजिए SO4, और Ba के साथ क्या आएगा, CrO4 आएगा। वैलेंसी तो एक्स्ट्रा निकाला है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी याद रख के, जैसे मैंने बताया आपको कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ओके। इन एग्जामिनेशन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू शो द वैलेंसीज। तो नाम देख लीजिए सबके, पोटेशियम क्रोमाइड रिएक्ट विद बेरियम सल्फेट बिकम्स पोटेशियम सल्फेट एंड बेरियम क्रोमेट। नाउ विच प्रोडक्ट इज द PPT, इसका आंसर है बेरियम क्रोमेट। बेरियम क्रोमेट जो है वो प्रिसिपिटेट है, और कलर क्या है प्रिसिपिटेट का, दैट इज येलोइश कलर, दैट इज येलो कलर। इसी के ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन पूछे हैं, पेज नंबर 38 पे। पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म, कलर क्या था जो प्रिसिपिटेट बना था ये रिएक्शन में, येलो कलर। राइट द नेम ऑफ द प्रिसिपिटेट। अच्छा, ये रिएक्शन लिखने के बाद ही आपको पता चलेगा ना प्रिसिपिटेट क्या है। तो प्रिसिपिटेट ये रिएक्शन में क्या है, BaCrO4, ओके। राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। एंड विल यू कॉल दिस इक्वेशन रिएक्शन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप, ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे? ये रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ओके। सो दैट्स इट। इन दिस 4 types of reaction we have completed, okay. So just recall that reactions again, once again, so that you will clearly understand more clearly, okay. And now we'll proceed further, okay, in this chapter. अब हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स के नाम क्या है और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन ब्रीफ में आपको दिया है, वो हम लोग देखेंगे, ओके। सो दिस आर द फैक्टर्स विच आर देयर। पार्टिकल्स साइज ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होते हैं, आपको पता है रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, अब तक आपको ये पता चल गया होगा। रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, रिएक्टेंट कहाँ लिखा जाता है, प्रोडक्ट कहाँ लिखा जाता है, ये सब। तो पहला फैक्टर है रिएक्टेंट का साइज़। जो रिएक्टेंट का साइज़ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना साइज़ रिएक्टेंट का छोटा होगा उतना केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा, okay. Rate of reaction depends upon the size of the particles of the reactant taking part in the reaction. Smaller the size of reactant particle, higher is the rate of reaction. जितने particles छोटे होते हैं कोई भी reactant के, उतना reaction fast होता है। तो पहला ये था particle size of the reactant, okay. दूसरा फैक्टर क्या है, concentration of the reactant, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको, जैसे कॉन्सेंट्रेशन एसिड रिएक्ट फास्टर देन डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अगर एक एसिड लेते हैं, अगर मैं एक एसिड लेता हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और वो एसिड डाइल्यूट नहीं है, मीन्स उसमें पानी नहीं डाला हुआ है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और मैं कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट के साथ उसको रिएक्ट करवाता हूँ, तो उसका रिएक्शन और तेज़ होगा, फास्ट होगा।
लेकिन अगर मैं वो सेम एसिड लेता हूँ और उसमें मैं पानी मिला देता हूँ, डाइल्यूट कर देता हूँ वो एसिड को, और फिर मैं वही एलिमेंट के साथ या वही कंपाउंड के साथ उसको रिएक्ट करता हूँ, तो उसका रिएक्शन तो होगा, लेकिन उसका रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि मैंने एसिड को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो जितना रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेट होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, नेचर ऑफ द रिएजेंट। नाउ नेचर ऑफ द रिएजेंट का मतलब होता है कि उसके, जैसे हम लोग बोल सकते हैं एकदम सिंपल में कि उसका नेचर क्या है रिएक्टेंट का, कि किस तरह से वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं जैसे एल्यूमिनियम और जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक दोनों एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। जब एल्यूमिनियम और जिंक दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अब उस टाइम पे क्या होता है, कौन सा रिएक्शन, कौन सा एलिमेंट फास्टर रिएक्शन करेगा। देखिए ये डिपेंड करता है कि एल्यूमिनियम और जिंक में कौन पावरफुल है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। आप टेबल एक मैं आपको बताऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आगे चैप्टर्स में आपको एक टेबल रिएक्टिविटी का आ जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये, क्योंकि टेबल दिया है फिक्स है ही। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है या ज़्यादा पावरफुल है जिंक से, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हायर देन दैट ऑफ द जिंक। तो ये नेचर है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का नेचर क्या है कि वो तुरंत रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और जिंक भी रिएक्ट करता है लेकिन स्लोली करता है एल्यूमिनियम के कंपेयर में। तो ये एल्यूमिनियम का एलिमेंट दोनों है, एल्यूमिनियम भी है और जिंक भी है, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द नेचर ऑफ द रिएजेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन फास्ट हो रहा है, रिएक्शन स्लो हो रहा है, तो उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है एलिमेंट के। एंड द लास्ट इज कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। कंडीशन बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी आपको पता ना कंडीशन, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा था एरो पे हम लोग कंडीशन लिखते हैं कि आप क्या लिखते हैं, आप हीट कर रहे हैं, आप सनलाइट में रख रहे हैं, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हैं। जो कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हैं वो रिएक्शन के लिए सूटेबल है। अगर रिएक्शन के लिए सूटेबल है तो रिएक्शन फास्ट होगा, नहीं तो रिएक्शन स्लो हो सकता है। सो कंडीशन ऑल्सो मैटर्स। अगर आप कोई चीज़ को हीट कर रहे हैं, ठीक है, अब वो हीट करने के लिए, वो एलिमेंट या कंपाउंड को मेल्ट करने के लिए उसको 1000 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की ज़रूरत है, और आप दे रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस की, तो उसको मेल्ट होने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप वो कंडीशन उसकी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। जहाँ 1000 की ज़रूरत है आप 200 डिग्री सेल्सियस दे रहे। सो कंडीशन मैटर्स। एक और चीज़ है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, मैं आपको बता दूँ, वो है कैटलिस्ट। आई होप यू नो नाउ व्हाट इज अ कैटलिस्ट। आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो। कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट जैसे निकल है, ठीक है, कोबाल्ट है, ये सब कैटलिस्ट है। ये भाग लेते हैं रिएक्शन में जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने में, ताकि टाइम बचे, पैसा बचे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन फास्ट होने में वो उनकी मदद करता है, लेकिन वो खुद कभी पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन में नहीं करते। इसे बोलते हैं कैटलिस्ट। ओके, सो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो कैटलिस्ट अगर पूछते हैं कभी डेफिनेशन, तो आप क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस without causing any chemical change to it, it is called as a catalyst. I'll give you the definition also later in the notes, but ये definition है catalyst का, और ये अभी जो मैंने समझाया वो meaning था catalyst का। Okay, so that's it in this video, students. See this video again, okay, and in next video we'll continue the next part of the chapter. Thank you so much, students.